लास्ट वीडियो में हम लोग ने सब एजेंट्स के बारे में पढ़ा। तो दिया गया है सेक्शन 190 से 195 के बीच, जहां हम लोग ने सब एजेंट्स कौन होते हैं, उनके रोल क्या होते हैं, उनकी पावर्स क्या होती हैं, उनकी क्या अथॉरिटीज़ है, उनको क्या काम करना होता है, ये सब हम लोग ने डिस्कस किया था। अब हम लोग एजेंसी का तीसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि बात करता है रैटिफिकेशन के बारे में। रैटिफिकेशन का मतलब कोई फॉर्मल एग्रीमेंट या फिर कोई ऐसा कंसेंट देना या फिर किसी चीज़ को अप्रूवल करना। मान लीजिए कोई चीज़ है आपको करनी है, लेकिन उस काम को करने के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ रही है। मान लीजिए कोई ऐसा लीगल काम है जिसमें पार्टीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसमें पार्टीज़ का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को करने में कंसेंट, फ्री कंसेंट वो भी लेना ज़रूरी है। तो उस कंसेंट के उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को क्रिएट करने के लिए कंसेंट का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि अप्रूवल लेना या फिर फॉर्मल परमिशन लेना एक बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में रैटिफिकेशन यानी कि अप्रूवल क्या होता है, उसका क्या रोल है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, जो दिया गया है सेक्शन 196 से 200 के बीच। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 196 से। सेक्शन 196 बात करता है राइट ऑफ अ पर्सन एज टू एक्ट्स डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी, इफेक्ट ऑफ रैटिफिकेशन। ये बताता है उस पर्सन के क्या क्या राइट हैं अगर कोई भी काम वो किसी के अथॉरिटी के बिना करता है। समझते हैं इसको प्रिंसिपल एजेंट और सब एजेंट के एग्जाम्पल से, जो हम लोग ने सब एजेंट पिछले वीडियो में पढ़ के आए हैं। इसमें मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है, उसने किसी को काम दिया, किसको दिया, एजेंट को काम दिया। अब एजेंट वही काम सब एजेंट से करवाना चाह रहे हैं। मान लीजिए उसके पास टाइम की कमी है या वो किसी और दूसरे काम में बिजी है, तो सोचा लाओ मैं अपने ही तरीके का कोई बंदा हायर कर ले रहा हूँ जिसको इस काम की नॉलेज हो, उसको पता हो इसके बारे में, तो ये काम मैं उसी से करवा ले रहा हूँ। तो यहाँ पे एजेंट क्या करता है, वो एक सब एजेंट को अपॉइंट कर लेता है उसी काम को करवाने के लिए। किसके काम को करवाने के लिए? प्रिंसिपल के काम को करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पे एजेंट प्रिंसिपल की परमिशन नहीं लेता। यहाँ वो बिना अथॉरिटी के, जो उसके पास पावर है ही नहीं, वो अपने पावर खुद ही अप्लाई कर ले रहा है। यानी कि प्रिंसिपल के बिहाफ का किया गया काम जिसको एजेंट को करना था, अब वही काम को सब एजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एजेंट बिना मर्जी के यानी कि बिना परमिशन के प्रिंसिपल के वही काम सब एजेंट से करवा रहा है। तो इसमें रैटिफिकेशन का क्या रोल है? 196 बताना चाह रहा है वेयर एक्ट्स आर डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, अगर कोई एक काम किसी दूसरे के बिहाफ में किया गया हो, बट विदाउट हिज नॉलेज और अथॉरिटी। किसकी नॉलेज के अथॉरिटी के बिना? प्रिंसिपल की नॉलेज और अथॉरिटी के बिना, यानी कि प्रिंसिपल को इसके बारे में पता ना हो। ही मे elect to ratify or to disown such acts. If he ratify them, the same effects will follow as if they have been performed by his authority. अगर कोई काम प्रिंसिपल के नॉलेज के बिना किया जा रहा है, तो यहाँ पे उसके पास रैटिफिकेशन का रोल अप्लाई होता है। रैटिफिकेशन मतलब यहाँ पे वो इस काम को जो कि एजेंट ने बिना अथॉरिटी के किया है प्रिंसिपल के, तो प्रिंसिपल यहाँ पे रेटिफाई कर सकता है। लेकिन वो काम आप ठीक तरीके से कर रहे हैं, वो काम भी उसका पूरा हो गया, लेकिन परमिशन ली नहीं गई। तो यहाँ पे प्रिंसिपल के ऊपर ये माइंड मेकअप क्रिएट होता है कि वो उस बात को सच माने, उसकी बात को एक्सेप्ट करे या फिर नेग्लेक्ट करे। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। अगर वो बात को मानेगा तो यहाँ पे उसकी बात को इलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे वही सेम इफेक्ट्स आएंगे जैसे वो अथॉरिटी के टाइम करता है। मान लीजिए वही काम जो आप मर्जी के साथ करते थे वही बिना मर्जी के साथ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप अप्रूवल प्रिंसिपल दे देता है उसकी बात का, उसके काम का, तो ये माना जाएगा कि हाँ इस काम का परफॉर्मेंस उसी वे में किया गया है जैसे अथॉरिटी के साथ किया गया जाता, जैसे अथॉरिटी के साथ करना चाहिए था। ये सेक्शन बता रहा है 196। अब समझते हैं सेक्शन 197 को। 197 बताता है रैटिफिकेशन मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। Ratification may be expressed or may be implied in the conduct of the person on whose behalf the acts are done. यह रेटिफिकेशन भी दो तरह से दी जाती है। मान लीजिए आपको अप्रूवल करना है किसी काम को, या पे आपको अपनी मर्जी उसमें देनी है, तो आप यहाँ पे लिखित तौर पे कह सकते हैं या किसी एक्ट के परफॉर्मेंस से या फिर अपने कंडक्ट से उस काम को करवा सकते हैं, उस काम का अप्रूवल दे सकते हैं। अब समझते हैं सेक्शन 198 को। सेक्शन 198 बताता है नॉलेज requisite for the valid ratification. No valid ratification can be made by a person whose knowledge of the facts of the case is materially defective. ये सेक्शन बताना चाह रहा है
कि नॉलेज यहाँ पे एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है रेटिफिकेशन करने के लिए, यानी कि आपके पास प्रॉपर अप्रोप्रिएट नॉलेज उस फैक्ट्स की, मटेरियल फैक्ट्स की आपके पास होनी चाहिए। मान लीजिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट किया गया, किस चीज़ से रिलेटेड कर रहे हैं, क्या अमाउंट है, क्या सारे उसके फंक्शंस और फीचर्स और टर्म्स और कंडीशन, ये आपको सारी जानकारी होनी चाहिए रेटिफिकेशन करने के लिए। तभी तो आप अप्रूवल दे पाएंगे, तभी तो आप कोई भी वैलिड अप्रूवल तब तक लिए नहीं दिया जाएगा जब तक आपके पास पूरी नॉलेज उस चीज़ को लेकर ना आ जाए। आप समझते हैं सेक्शन 199 को। 199 बताता है इफेक्ट ऑफ रेटिफाइंग अनऑथराइज्ड एक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। ये बताना चाह रहा है कि रेटिफिकेशन या फिर अप्रूवल आधी चीज़ों का नहीं बल्कि पूरी चीज़ों का किया जाएगा। मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें ये टर्म्स और कंडीशन दी गई थी, आपने आधी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी, चलिए ठीक है लीगल वे में दिया है, उसके आगे आपने पढ़ी नहीं, आपने अप्रूवल कर दिया उतना ही पढ़ के, मतलब कुछ जानकारी लेके आपने उसी कुछ ही जानकारी में आपने अप्रूवल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में। तो यहाँ पे पूरी तरीके से ट्रांजैक्शन का अप्रूवल देना पड़ेगा, आधा अधूरा नहीं है। किसी पर्सन को कोई सामान लेना है तो वो 2 सामान ले रहा है, अब एक सामान चलो ठीक है उसने रेटिफाई करवा लिया, प्रिंसिपल से अप्रूवल करवा लिया, अब बाकी बचा हुआ एक सामान था उसके बारे में उसने जिक्र नहीं किया। इसमें बताया जा रहा है कि पार्ट ट्रांजैक्शन नहीं होगा, पूरा फुल ट्रांजैक्शन एक बार में किया जाएगा। आप समझते हैं इस रेटिफिकेशन का लास्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन 200। सेक्शन 200 बताता है रेटिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंजर थर्ड पर्सन। कोई भी गलत काम का आप रेटिफिकेशन अगर करते हैं या फिर कोई भी गलत काम को लेके आप अपनी मर्जी रखते हैं, आप उस काम को अप्रूव करते हैं, तो ये जान लीजिए इससे थर्ड पर्सन को भी इंजरी या फिर कुछ पॉइंट ऑफ डैमेज हो सकता है। क्या बताना चाह रहा है ये सेक्शन? An act done by one person on behalf of another without such other's authority, which if done with authority would have the effect of subjecting a third person to damages or of terminating any right or interest of a third person, cannot by ratification be made to have such effect. मान लीजिए कोई भी आप एक्ट करवा रहे हैं, मान लीजिए प्रिंसिपल है उसने एजेंट को कोई काम दिया, अब एजेंट बिना अथॉरिटी, बिना परमिशन के, बिना प्रिंसिपल की कोई मर्जी के वो काम सब एजेंट से करवा लिया, लेकिन सब एजेंट से वो काम करवा रहा है जो कि सब एजेंट के राइट पे एक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, उसको डैमेज कर रहा है या फिर उसके राइट का टर्मिनेशन हो रहा है। मान लीजिए वही काम है एजेंट के लिए सही था लेकिन सब एजेंट के लिए वो गलत था, वो सब एजेंट के लीगल राइट का वॉयलेशन कर रहा है। तो ऐसा राइट जिससे आप अप्रूव भी करवा लें, मान लीजिए आप उसका अप्रूवल भी कर लेते हैं, बाद में प्रिंसिपल उसका अप्रूवल दे देता है, चलो ठीक है तुमने मुझसे बिना पूछे वो काम करवाया, चलो ठीक है मैं अप्रूवल बाद में दे रहा हूँ। लेकिन आप केवल अप्रूवल दे देने से, आपका प्रॉपर परमिशन दे देने से प्रिंसिपल ने तो अपनी बात रख ली, एजेंट का भी काम बन गया, लेकिन यहाँ पे सब एजेंट तो सफर कर रहा है, सब एजेंट का तो राइट, यहाँ पे सब एजेंट का इंटरेस्ट तो टर्मिनेट हो रहा है, उसका राइट का वॉयलेशन हो रहा है, उसको डैमेजेस क्रिएट हो रहा है, उसको इंजरी मिल रही है। तो ऐसा कोई रेटिफिकेशन आप नहीं कर सकते जिससे सब एजेंट को प्रॉब्लम क्रिएट हो, जिससे सब एजेंट सफर करे। अब मान लीजिए प्रिंसिपल है, उसको अपना मकान बिकवाना है, वो किसी ठेकेदार या फिर ब्रोकर को हायर करता है जो उसका एजेंट बनता है। एजेंट इसका और विज्ञापन करने के लिए वो आगे अपना एक सब एजेंट है जो उसी के साथ काम करता है, उसी को रख लेता है साथ में, उससे भी कहता है तुम भी जरा देखो, पता करो कोई अगर मिल जाए तुमको इनका प्रिंसिपल का मकान बिकवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे पैसे या कुछ कमीशन तो तय की गई होगी, ऐसे फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं, तो सब एजेंट के लिए कुछ पैसा उसके लिए भी तय किया गया होगा। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल को यही पता है कि उसने एजेंट को रखा है कि वही उसका मकान बिकवाएगा, यहाँ पे सब एजेंट का तो कोई रोल प्ले ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एजेंट ने सब एजेंट को रखा विदाउट प्रिंसिपल नॉलेज, विदाउट एनी अथॉरिटी, बिना जानकारी के या बिना उसके पावर के उसको रखा गया सब एजेंट को। लेकिन यहाँ पे जब प्रिंसिपल को ये बात पता नहीं थी, प्रिंसिपल यहाँ पे रेक्टिफाई किया, प्रिंसिपल यहाँ पे रेटिफाई कर रहा है, उसने चलिए अप्रूवल दे दिया, चलो ठीक है रख लो, लेकिन यहाँ पे एजेंट उसको बाद में पैसा ही नहीं दे रहा है। यहाँ पे एजेंट सब एजेंट को पैसा दे ही नहीं रहा है, कुछ उसकी जो कमीशन तय की गई थी वो दिया नहीं। तो यहाँ पे देखिए उसका राइट का वॉयलेशन हो रहा है, जिस काम के लिए जितने पैसे के लिए उसको तय किया गया था कॉन्ट्रैक्ट, उसके साथ भी क्रिएट किया गया। जैसे प्रिंसिपल ने एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके साथ वैसे ही सेम एजेंट और सब एजेंट के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे उसको लॉस हुआ, डैमेज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर प्रिंसिपल अलाउ भी कर रहा है, उसको रेटिफाई भी कर ले रहा है, चलो ठीक है सब एजेंट को रख लो, लेकिन बाद में एजेंट पैसा नहीं दे रहा है या फिर कुछ ऐसा एक्ट वो जैसे क्रिएट हो जा रहा है, कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस हो जा रहा है जिससे
सब एजेंट को लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसा रेटिफिकेशन वैलिड नहीं है। अब वैलिड रेटिफिकेशन कौन से ग्राउंड्स में माना जाएगा, आइए इसको जान लेते हैं। पहला ग्राउंड, सारी मटेरियल फैक्ट्स की आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी आधी अधूरी जानकारी रेटिफिकेशन को रोक सकती है, यानी कि अप्रूवल दिलाने में रोक सकती है। दूसरा पॉइंट, पार्ट में ट्रांजैक्शन का रेटिफिकेशन नहीं होगा। एक पूरी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि एक होल ट्रांजैक्शन ही आपको आपका वैलिड रेटिफिकेशन बना सकता है। तीसरा पॉइंट, ये एक्ट किसी और के बिहाफ में किया होना चाहिए, यानी कि एक पर्सन किसी के बिहाफ में कोई काम करे और दूसरा पर्सन उसका अप्रूवल दे, तभी वो वैलिड रेटिफिकेशन कहलाएगा। चौथा पॉइंट, ये काम तभी वैलिड है, वैलिड रेटिफिकेशन तभी होगा जब वहां पे प्रिंसिपल अवेलेबल हो, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल मस्ट बी डन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। और क्या बताता है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल जो है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हाँ वो इस हद तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि वो साउंड माइंड और एज ऑफ मेजॉरिटी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए वैलिड रेटिफिकेशन के लिए, लॉफुलनेस ऑफ एक्ट, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस हो रहा है वो लॉफुल मैनर में हो रहा है या कि नहीं, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे सारा काम प्रिंसिपल के पावर्स में के अंडर, ये नहीं कि आप बिना मर्जी से जो भी काम किए जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, बाद में फिर अप्रूवल लेने चले जा रहे हैं, तो ऐसा वैलिड रेटिफिकेशन नहीं कहलाएगा। इसमें कम्युनिकेशन जरूरी होना चाहिए। किससे होना चाहिए, थर्ड पार्टी द्वारा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट के साथ सब एजेंट को अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन तीनों के बीच में होना चाहिए, एक लिंक तीनों के बीच में क्रिएट हो, तभी अप्रूवल इजिली हो सकता है। लास्ट पॉइंट, रैटिफिकेशन है एक रीजनेबल टाइम के अंडर ही हो जाना चाहिए, यानी कि अप्रूवल यानी कि फैक्ट्स का सारा अप्रूवल एक प्रॉपर टाइम पीरियड के अंडर ही हो जाए। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट पिछले साल हुआ था, उसके लिए अप्रूवल आप उसके बाद में मांग रहे हैं, उसके नेक्स्ट ईयर मांग रहे हैं, तो यानी कि सारे ये सब ग्राउंड्स हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में फॉलो करते हैं एक प्रॉपर मैनर में, तभी वो एक वैलिड रैटिफिकेशन कहलाएगा। तो ये कंसेप्ट था रैटिफिकेशन के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कस किया सेक्शन 196 से सेक्शन 200 के बीच। आई होप आपको रैटिफिकेशन का टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। तो मिलते हैं फिर एजेंसी की ही नेक्स्ट वीडियो में।